हरिओम। मैं डॉक्टर राखी बरनवाल राजकीय कृत उच्च विद्यालय लकड़ाखंदा से आज आपको शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा पढ़ाऊंगी, जो कि 11वीं कक्षा के आरोह भाग 1 से लिया गया है। सबसे पहले हम लोग शेखर जोशी की जीवनी को जानते हैं। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा अभी उत्तरांचल का एक पहाड़ हिल स्टेशन है और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है कोसी का घटवार, सात के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार हैं। ये सभी कहानी संग्रह हैं और एक शब्द चित्र भी है उनका, उसका नाम है एक पेड़ की याद। और इन्हें पहल नाम का सम्मान भी मिला। ये नई कहानी के आंदोलन से भी जुड़े थे और उनकी कहानियां जो है नई कहानी आंदोलन में प्रगतिशील पक्ष की का प्रतिनिधित्व करती है। इनकी कहानियों में समाज की मेहनत कश और सुविधाहीन तबका जो है उसका जगह ज़्यादा दिया गया है, यानी कि जो तबका जो है हर सुविधाओं से वंचित है वो तबका इनकी कहानियों का प्रमुख आधार रहा है। और इन्होंने समकालीन जनजीवन के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा। उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थबोध में बड़ा योगदान रहा है। ये कहानी है गलता लोहा। गलता लोहा का दो पात्र है मुख्य, एक है मोहन और दूसरा है धनराम लोहार। मोहन जो है जाति से ब्राह्मण है, लेकिन उसका पैर जो है अनायास शिल्पकार टोले में की ओर मुड़ गया। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराज लोहार के पास आकर कि वो अनुगुण शेष थी, जिसमें वह 3-4 दिनों में दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहता था। चूंकि मोहन जो था वो एक कलाकार था, उसे लोहे का काम करना पसंद आ रहा था, तो वो धनराम लोहार की ओर मुड़ गया। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप-धप की आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक वह दूर से ही पहचान सकता था। उसे पता था कि कौन सी आवाज किस तरीके से निकल रही है, और वो हंसुआ लेके अपने घर से निकला था ताकि खेतों के किनारे उगाई झाड़ियों को साफ करके आएगा। उनके पिताजी यानी बूढ़े बंसीधर जी जो थे, उनके बूते अब यह सब काम नहीं हो सकता था। पर ऐसा यही काम क्या, पहले भी उनके पिता जो है वो पुरोहिताई करते थे, यानी पंडित जी का काम करते थे, पूजा पाठ का। तो अब वो काम भी उनका छूट रहा था क्योंकि वो वृद्ध हो गए थे और बहुत अच्छे से वो व्रत उपवास श्रम नहीं कर पाते थे। लेकिन यजमान लोग की निष्ठा थी, उन पर वो श्रद्धा रखते थे। आज गणनाथ जाकर चंद्रधर दत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, लेकिन मुश्किल था कि 2 मील की चढ़ाई अब अपने भूते नहीं, ना भी नहीं कह सकते, कुछ समझ में नहीं आता। वो चाहते हैं कि बेटा जो है वो पुरोहिताई कर ले। मोहन उसका आशय न समझता, ऐसी बात नहीं, उसे पता था कि वो तो अनुष्ठान कर ही सकता है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जैसे हवा में बात रही कही गई वैसे ही वो उन्होंने छोड़ दी। बेटे ने वो पिता का भार हल्का करने के लिए पुरोहिताई करने नहीं गया, वो हंसुआ का धार तेज करके खेत की ओर चल पड़ा। तो वो धनीराम जो है वो दाएं हाथ से भट्टी पर गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर यानी कि टीन के डब्बे के ऊपर बैठ गया और देखने लगा कि वो कैसा करता है। वो मोहन पूछा, मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। वे दोनों बचपन की दुनिया में लौट आए। धनराम की आंखों में चमक आ गई। बोली, मां साहब की क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही तो गुजरे। अभी तक मुझे आखिरी दम तक उनकी छड़ी से डर लगता था। फिर दोनों हंसने लगे। दोनों दोस्त थे। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचते त्रिलोक सिंह
स्कूल की चारदीवारी में उतरते। अब इन लोग के ध्यान में आने लगा कि कैसे उन लोग का बचपन बीता था। वे तो धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते, पेड़ों की टहनियों पर झूलते। जैसे ही त्रिलोक सिंह जी आए, मास्टर त्रिलोक सिंह, उनको देखते ही बच्चे लोग तो तरह तरह का काम कर रहे थे, लेकिन सब बच्चे डर से चुप हो गए। कड़े स्वर में उन्होंने पूछा, प्रार्थना कर ली तुमने? सभी जानते हैं कि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक इन लोग का आवाज पहुंचता। त्रिलोक सिंह एक एक लड़के को देखते, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहेता लड़का था, क्योंकि पुरोहित खानदान का भी था और कुशाग्र बुद्धि भी था। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था और गाने में भी। त्रिलोक सिंह ने उनको पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था और सुबह सुबह वो भजन चलता था, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह जी को बड़ी उम्मीदें थी। किसी कक्षा में कोई सवाल किसी के न आने पर मोहन जब भी मोहन से पूछा जाता तो वो उसे ठीक ठाक उत्तर देता। तब वे सभी बालकों को फिसड्डी साबित करते हुए मोहन को कहते, पकड़ो इसका कान, लगवाओ उसके 10 उठक बैठक। धनराम भी उन अनेक छात्रों में था जिसे मोहन के हाथों कई बार बेत खाना पड़ा। हमजोली यानी दोनों एक ही कक्षा में थे। मोहन के प्रति थोड़ा बहुत जलन भी था धनराम के मन में, लेकिन फिर भी स्नेह और आदर था। बचपन से ही मन में बैठा दिया गया कि जातिगत हीनता के कारण ही धनराम जो है मोहन को प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, बल्कि जब मोहन मारता तो समझता था कि ये उसका अधिकार है। मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम और ऊंचा करेगा। धनराम हमेशा यही सोचता। वह गांव के दूसरे खेतिहर मजदूर और परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक यानी कक्षा 3 तक स्कूल का मुंह देख पाया। एक दिन अचानक ही उससे पूछ लिया गया, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना तो? 12 का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद किया था। 13 का पहाड़ा तो पहाड़ था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24, है ना सटाक, क्योंकि 13 दूनी होता है 26। तो उसके एक डंडा मारा गया तो पतला डंडा था, टूट गया। बोला, जाओ नाला से एक अच्छा मोटा संटी तोड़ के लाओ, फिर तुमको 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह जी का नियम था मास्टर जी का कि जो सजा पाता था वो अपने लिए ही हथियार लेके आए और बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष का ध्यान रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार चुन रहा हो। धनराम की मंद बुद्धि हो या मन में बैठा डर, उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं होता था। छुट्टी के समय मास्टर साहब दोबारा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक यानी 13 दूनी 26 तक उसे याद हो गया। तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते फिर लट खड़ा गया। लेकिन अब की जुबान का चाबुक चलाया मास्टर जी ने, तेरे दिमाग में तो लोहा भर रहा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। और अपना थैला से कुछ दराती निकाले और धनराम को बोले, धार लगा के ले आना, यानी काम दे दिया गया। और धनराम के पिता के पास पैसा तो था नहीं और किताब धनराम जो है हाथ पैर चलाने लायक हुआ कि बाप ने उसे धौंकनी फूकने, बाप यानी पिता, सान लगाने और कामों में उलझाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या तक वो सीख गया। और मास्टर जी जो थे वो जहाँ बेंच चुनने की छूट देते थे वहाँ गंगाराम भी इसका चुनाव स्वयं करते थे। दूसरे मास्टर जी गंगाराम थे, लेकिन वो जरा सी गलती होने पर छड़ बेंत हत्था जो भी लग जाए उसी से पीटते थे। एक दिन गंगाराम चल बसे तो धनराज ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। ओह, गंगाराम उनके पिता थे बेटा। तो और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं कब से गंगाराम के ऑफर को धनराज का ऑफर करने लगे। प्राइमरी स्कूल के बाद मोहन को छात्रवृत्ति मिली
त्रिलोक सिंह जी की भविष्यवाणी किसी हद तक तो सच हुई कि साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंसीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। वो भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, और ऐसे भी पैतृक धंधा से उन्हें निराशा हो रही थी। दान दक्षिणा बहुत कम मिलता था। परिवार का किसी तरह आधा पेट खा के चलता था। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा सब कुछ नहीं होता। स्कूल 4 मील दूर था, 2 मील की चढ़ाई और नदी की समस्या। बंसीधर जो थे वो लड़के का नाम लिखा दिए। मोहन स्कूल जाता, थक कर लौटता, और पिता जो है अलग अलग तरह से उदाहरण देकर बच्चे को उत्साहित करते थे कि तुम कर सकते हो। बरसात के दिनों में नदी पार करने में कठिनाई हुई, तो एक यजमान के घर पर ही मोहन का डेरा तय कर दिया गया। वहीं घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन भी खा पी कर स्कूल चला जाता। छुट्टी में नदी उतार होने पर लौट आता। संयोग की बात, कुछ दिन पहले जब नदी का पानी उतार पर था, मोहन नदी पार कर रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर से भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया, और सब लोग आगे बढ़ने का अनुभवी घसियारे तो किसी तरह से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वे लोग किसी प्रकार सफल पहुंच गए, और बच्चा जो था उसके लिए चिंतित हो गए कि पता नहीं किधर है। बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक उन दिन लखनऊ में छुट्टी में गांव आया था। बंसीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता बताई, तो वो लखनऊ भेजने का प्रस्ताव कर दिया कि जहाँ 4 जन है वहाँ एक और हम लोग रख लेंगे। बंसीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गया। वे बोले, अरे बिरादरी का यही सहारा होता है, कहते हुए वे भेज दिए बेटे को। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ था। अब मोहन की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं, यानी रमेश की पत्नी और माँ, वो घर का काम बंटवाती करवाती और मोहल्ले के लोगों के लिए भी कामकाज करवाने का काम कर दिया। मोहन थोड़ा दही ला दे, ये कपड़े धोबी को दिया, 1 किलो आलू ला दे। और रमेश की हैसियत दफ्तरी बाबू की थी, और मोहन को अपना भाई बिरादरी बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध लगा उनको, तो उन्होंने अपने घरेलू नौकर बताना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत जब बोलता रहा बच्चा मोहन, तो रमेश का एक साधारण स्कूल में नाम तो लिखवा दिया, लेकिन रात दिन काम करने वाला लड़का यहाँ क्या करता, उसको तो स्कूल जाने मिलता नहीं था ज़्यादा। तो जब गर्मी की छुट्टी में गांव जाने का मौका तभी मिलता जब उस रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला हो, वरना छुट्टी में भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में ही गुजार देना पड़ता। रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा के कारण मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। घर वालों को बताकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद मोहन गांव आया। तब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने जाना कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं। वह हजारों लाखों बीए करते हैं, कुछ काम नहीं होता है, उनका कुछ पैसा नहीं मिलता है, इस तरह का बोल बोल करके उसकी पढ़ाई रोकने की कोशिश करने लगे। इससे तो अच्छा है कि कोई काम सीख लो। तकनीकी स्कूल में एक भर्ती करा दिया, लेकिन कुछ नहीं। वो स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त। 1.5-2 साल बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखाना और फैक्ट्री का चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो बताते कि रमेश जो है उसको पढ़ा रहा है, लेकिन जब उनको सच्चाई पता चली तो बहुत दुख हुआ। धनराम ने भी एक दिन मोहन के बारे में पूछा, अच्छा ये चीज है कि बीच में वो लड़का जो है वो काम सीख रहा था। बहुत बड़ी कहानी है, इसको हम लोग दूसरा भाग अगले पार्ट में पढ़ते हैं।
धनी राम जो थे एक दिन मोहन के विषय में जब पूछे तो घास का एक तिनका तोड़कर उसने बताया कि उसे सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देगा और बड़ा पद में पहुंच जाएगा। धनराम को लगा मास्टर त्रिलोक सिंह की बात तो पूरा हो गया, ऐसा ही होना था। उसे संतोष हुआ, लेकिन बंसीधर को तो पता था सच्चाई। वो चुपचाप से आगे बढ़ गया। धनराम के शब्दों में मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। ये शब्द बंसीधर को बड़ा खचोटता रहा। त्रिलोक सिंह मास्टर के साथ कई प्रसंगों में मोहन और धनराम इस समय बात कर रहे थे। धनराम ने मोहन के हंसुए की फाल पर बेंच से निकालकर भट्टी में तपाया, मन लगाकर धार गढ़ा। काफी समय लगा। धनराज ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए कहा, बेचारे पंडित जी को फुर्सत ही नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तुरंत बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर फिर वही बैठा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। ब्राह्मण टोले के शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में ही ये लोग आते थे। जब यहाँ तक कि ब्राह्मण टोले के लोगों के लोग बैठ भी ना कह भी नहीं सकते कि बैठिए। शहर में रहने के बावजूद मोहन गांव की मर्यादाओं से मान्यताओं को जानता था। धनराज मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में था, लेकिन कह नहीं रहा था कुछ। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराज गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सरसी पकड़कर दूसरे हाथ से हथौड़े पर चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिर न फंसने के कारण लोहा ठीक से मुड़ता नहीं था। मोहन कुछ देर देखा, फिर संकोच को छोड़कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर किया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारा। मैंने बताया ना कि ये सीखा था पहले तकनीकी स्कूल में, तो इसने यही काम सीखा था, लोहे को ठीक करना। और लोहा गर्म करता, फिर रखता, ठोकता पीटता और एकदम गोल हो गया। मोहन का ये काम देखकर धनराज आश्चर्य में मोहन को देखने लगा कि अरे, मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य उसे नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक लड़के के इस तरह के काम पर। उसकी भट्टी में बैठकर आग डालने को हुआ। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराज के संकोच और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन जो है संतुष्ट भाव से अपना लोहा का छल्ला की गोलाई जांच रहा था और धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा था और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। यहाँ पर आकर के मोहन जो है उसने अपनी जाति पाति के दंभ को भुला दिया और पूरी तरह से वो एक कलाकार बन गया। धन्यवाद।